हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी करो। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे ढंग से देखा था। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, जिससे आपके जितने भी सारे डाउट हैं वो दूर हो जाएं। तो आज हम लोग आर्टिकल 22 से शुरुआत करेंगे। 22 आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप लोग IPS बनेंगे, जब आप लोग PPS बनेंगे, तब आर्टिकल 22 और भी आपके लिए काम का हो जाएगा। आज हम लोग आर्टिकल 22 से शुरुआत करेंगे। बहुत ही इजी आर्टिकल है, इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं वो उनको बता देते हैं कि इस चैनल पे हम लोग पॉलिटी का जितना भी GS2 का सिलेबस होगा, पॉलिटी का सिलेबस, IR का सिलेबस, प्लस जिनका भी ऑप्शनल PSIR है तो उनका पूरा सिलेबस हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग की पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। पॉलिटी के बाद हम लोग IR वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जितना भी पॉलिटिकल PSIR का बचा हुआ सिलेबस होगा उसे हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका एक GS2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जिसका भी ऑप्शनल PSIR है तो वो भी उनका पूरा एक सिलेबस कंप्लीट हम लोग कर देंगे और आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया करिए। तो हम लोग आज आर्टिकल 22 से शुरुआत करते हैं। तो 22 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 22, तो इसमें क्या बोला गया है? गिरफ्तारी प्लस गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान प्लस निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान, निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। तो ये आर्टिकल 22 आर्टिकल क्या कहता है और ये कहां से कहां तक? 22 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 3 तक ये प्रावधान गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया। और इधर क्या है? 22 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 4 से लेके 22 क्लॉज 7 यहां तक निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसे ऐसे कर लीजिए 22 क्लॉज 3 तक। तो यहाँ पे 1 से लेके क्लॉज 3 तक गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया और 4 से लेके 7 तक निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे निवारक निरोध से संरक्षण का मतलब क्या है। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब ये है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, तो यदि पुलिस किसी व्यक्ति को अपराध के मामले में गिरफ्तार करती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो भले ही उस व्यक्ति ने अपराध किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन तो उस व्यक्ति की उस समय कौन सा आर्टिकल मदद करेगा? आर्टिकल 22। पुलिस की गिरफ्तारी से कौन सा आर्टिकल उस व्यक्ति को संरक्षण देगा? आर्टिकल 22 उस समय पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण देगा। पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, भले ही उस व्यक्ति ने अपराध किया हो चाहे ना किया हो, उस समय उस व्यक्ति को कौन सा आर्टिकल संरक्षण देगा? आर्टिकल 22। इसे हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे पुलिस है, पुलिस को लगता है एक व्यक्ति ने अपराध किया है और पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, भले ही ये व्यक्ति निर्दोष हो, चाहे भले ही इस व्यक्ति ने अपराध किया हो, तो तब भी इस व्यक्ति को कौन सा आर्टिकल संरक्षण देगा पुलिस की गिरफ्तारी से? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करेगा। भले ही इस व्यक्ति ने अपराध किया हो चाहे ना किया हो, तो उस समय इस व्यक्ति को संविधान का आर्टिकल 22 पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसमें तो ये आपको क्लियर होगा कि पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है कि यदि पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, भले ही वह व्यक्ति निर्दोष हो चाहे वो दोषी हो, उस समय उस व्यक्ति को आर्टिकल 22 संरक्षण प्रदान करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस आर्टिकल में 22 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 3 में कौन कौन से प्रावधान किए गए, उसे हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग निवारक निरोध उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि निवारक निरोध का मतलब क्या होता है। तो निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को मात्र आशंका के आधार पे कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, अभी यहाँ पे व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, अपराध यदि कोई व्यक्ति करने वाला, पुलिस को ऐसी आशंका होती है और पुलिस बिना कोर्ट की इजाज़त के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले या उसे नज़रबंद कर ले, तो इसे क्या कहते हैं? निवारक निरोध। निवारक निरोध का क्या मतलब हो गया कि पुलिस किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर रही और बिना किसी न्यायालय की इजाज़त से यदि किसी व्यक्ति को
पुलिस गिरफ्तार करती है या उसे नज़रबंद बना के रखती है तो इसे निवारक निरोध कहते हैं। और 22(4) से लेकर 22(7) में निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो हमारे संविधान में एक सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके लिए भी अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और जो निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यदि पुलिस नज़रबंद करती है या गिरफ्तार करती है तो उसके लिए भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 22 पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को भी संरक्षण प्रदान करता है। तो इससे आपको आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल मोटा मोटा क्या है। आर्टिकल मोटा मोटा ये है कि ये पुलिस की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है और निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय भी आर्टिकल 22 पुलिस से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही, लेकिन जब आप लोग IPS बनेंगे, PPS बनेंगे, तब आपको ये आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसे आप लोग एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़िए और जब आप लोग सेवा में जाएंगे तो उस हिसाब से भी आप लोग को ये आर्टिकल समझ के चलना है। आपको यदि आप लोग IPS बनते हैं तो आपको जीवन भर ये आर्टिकल आपको आपके काम आएगा। तो निवारक निरोध का मतलब क्या हो गया कि मात्र आशंका के आधार पे यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ पे व्यक्ति ने निवारक निरोध के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा, ऐसा पुलिस को आशंका होती है कि ये व्यक्ति भविष्य में अपराध करने वाला है, लेकिन जब यहाँ पे गिरफ्तारी हो रही तो पुलिस को ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो यहाँ पे दोनों को डिफरेंस है कि यहाँ पे अपराध किसी व्यक्ति ने किया है और यहाँ पे अपराध व्यक्ति ने नहीं किया। ये व्यक्ति भविष्य में कोई अपराध करेगा इस आशंका से पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या नज़रबंद करके रख लेती है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कश्मीर के कई नेताओं को नज़रबंद किया गया। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि वो उनसे पुलिस को आशंका रहती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कोई घटना करने वाले हैं, इससे कोई ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे उस क्षेत्र में अशांति हो सकती है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण प्लस निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 22 में किया गया। तो ये बहुत ही इजी आर्टिकल है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण में के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 22(1) से लेकर क्लॉज 3 तक। पहला क्या हो गया, गिरफ्तारी से संरक्षण के प्रावधान। गिरफ्तारी से संरक्षण के प्रावधान, और ये कहां से कहां तक है, 22 क्लॉज 1 से लेकर 22 क्लॉज 3 तक। यदि आपको कोई भी डाउट हुआ करेगा गाइस तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग का प्रॉमिस है यदि आप लोग हम लोग से पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटी और GS 2 में कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके अलावा जिनका भी PSI है तो उनको भी एक भी डाउट नहीं रहेगा यदि आप लोग हम लोग के चैनल से जुड़े हुए हैं। तो गिरफ्तारी से संरक्षण के प्रावधान में क्या बोला गया, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पहला पॉइंट क्या होगा, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। तो गिरफ्तारी का कारण का मतलब क्या है, कौन से कानून का उल्लंघन उस व्यक्ति ने किया है, ये पुलिस को गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति को बताना होगा। तो ऐसा ना हो कि वो पुलिस बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। तो आप पुलिस ये बताएगी कि हम आपको यदि गिरफ्तार करना है तो कौन सा कारण है, कौन सा आपने विधि का उल्लंघन किया है, कौन सा कानून का उल्लंघन किया है, कौन सा आपने अपराध किया है जिस कारण आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस को गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखेगी। यदि जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूछताछ कर सकती है, लेकिन जब तक न्यायालय उस व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखेगी। जब तक न्यायालय आदेश नहीं देगा
तब तक पुलिस किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकती है। तो गिरफ्तारी के बाद जेल में बंदी गृह में, जेल को क्या कहते हैं, बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहले तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यदि गिरफ्तार करती है तो उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको अपने मनपसंद के वकील से मिलने की इजाज़त होगी। तीसरा क्या हो गया, अपने पसंद के वकील से मिलने की इजाज़त होगी, मिलने या मनपसंद वकील से परामर्श करने की इजाज़त होगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसे जेल में नहीं रखा जाएगा, तीसरा क्या, अपने मनपसंद के वकील से वो परामर्श कर सकता है। ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट क्या है, किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो 24 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को, यदि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो ये 24 घंटे, इसमें यात्रा का समय नहीं शामिल है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, वो यूपी से भाग के एमपी चला जाता है और जो यूपी की पुलिस होती है उसे एमपी से यूपी लाती है, तो जो एमपी से यूपी लाने का समय होगा वो 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। जब वो यूपी में आ जाएगा उसके 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जो भी उसकी सबसे नियरेस्ट कोर्ट होगी उसे उस व्यक्ति को कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा। तो इसमें यात्रा का समय नहीं शामिल होता, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो इसमें 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में, जो भी आपके जनपद की कोर्ट होगी, जहाँ जो भी नियरेस्ट कोर्ट होगी, उस कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा। तब न्यायालय की सिफारिश पे उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। बिना, पुलिस नहीं तय करेगी कि उस व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए या नहीं, न्यायालय तय करेगा। यदि न्यायालय जेल में डालने की सिफारिश करता है तब उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट की सिफारिश पर उसे जेल में डाला जा सकता है। कोर्ट तय करेगा कि उसे रिहा करना है या उसे जेल में डालना है। तो पुलिस को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। जब फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया, वो दोषी है कि निर्दोष है। यदि दोषी है तो उसे जेल में भेजा जाएगा, यदि वो निर्दोष है तो उसे रिहा किया जाएगा। तो ये उस जनपद कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी के संरक्षण के प्रावधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहला तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कारण बताना होगा कि किस कारण आपको गिरफ्तार किया गया है, आपने कौन से कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा क्या हो गया कि उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। तीसरा क्या हो गया कि उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने की इजाज़त होगी। चौथा क्या होगा कि 24 घंटे के भीतर उसे जो नियरेस्ट कोर्ट होगी वहाँ पे पेश किया जाएगा और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। यात्रा के समय का मतलब देख लीजिए आप लोग कि जैसे कोई व्यक्ति है वो यूपी से एमपी भाग जाता है, वो यूपी में अपराध करता है और वो एमपी भाग जाता है, तो यूपी पुलिस वो एमपी से यूपी लाती है। तो एमपी से यूपी लाने का जो समय है ये 24 घंटे में शामिल नहीं हुए। जब वो यूपी पहुंच जाएगा, यूपी पहुंचने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जो एमपी से यूपी पहुंचने में जितना भी समय लगता है उसे 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। जब वो यूपी पहुंच जाएगा उसके 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा आपने सुना होगा विकास दुबे वाले हत्याकांड में, वो एमपी भाग जाता है लेकिन एमपी से जब उसे यूपी पकड़ के लाया जाता है तो उस समय को 24 घंटे के भीतर शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हो गया गिरफ्तारी से संरक्षण के प्रावधान। बहुत ही इजी आर्टिकल है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग समझते हैं कि निवारक निरोध से संरक्षण के कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
निवारक निरोध से संरक्षण के प्रावधान। निवारक निरोध से संरक्षण के प्रावधान। तो इसका प्रावधान कहां से कहां तक है? आर्टिकल 22 से लेके 22(4) सब क्लॉज से लेके 22 क्लॉज 7 तक यहाँ निवारक निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसमें पहले देखते हैं कि निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, निवारक निरोध का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को मात्र आशंका के आधार पर बिना कोर्ट की परमिशन से यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निवारक निरोध। निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 22(4) क्लॉज से लेके 7 क्लॉज तक उसका प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकतम 3 माह के लिए उसे नज़रबंद किया जा सकता है या उसे बंदी बना के रखा जा सकता है। 3 माह से अधिक समय के लिए यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाना है तो उसके लिए संसद को विधि बनानी पड़ेगी। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम, ये वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतम 3 माह के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन यदि 3 माह से ज़्यादा किसी व्यक्ति को नज़रबंद बना के रखना है तो उसके लिए संसद को विधि बनानी पड़ेगी। 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तारी के लिए 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तारी के लिए संसद को विधि बनानी पड़ेगी। संसद को विधि। तो ये हो गया निवारक निरोध से संरक्षण के प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक उसको नज़रबंद नहीं बनाया जा सकता। यदि 3 माह से ज़्यादा किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखना है तो उसके लिए संसद को विधि बना के वो वैसा प्रावधान करना पड़ेगा। दूसरा क्या इसमें प्रावधान बोला गया है कि यदि जो भी निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी अपने मनपसंद के वकील से मिल सकता है। जैसा कि पहले भी प्रावधान किया गया था, गिरफ्तारी से संरक्षण के प्रावधान में भी यही बोला गया था कि वो अपने मनपसंद के वकील से परामर्श कर सकता है। और यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो भी निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो भी अपने मनपसंद के वकील से परामर्श कर सकता है। दूसरा क्या हो गया? मनपसंद के वकील से परामर्श कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 माह से अधिक समय तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। 3 माह से ज़्यादा समय तक उसे नज़रबंद नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को नज़रबंद करना है तो उसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा कि उसे वकील से परामर्श कर सकता है, परामर्श करने की इजाज़त है। और तीसरा क्या होगा कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उस व्यक्ति को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। पहले क्या था? कारण बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है? कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। और पहले क्या था? पहले आपको कारण गिरफ्तारी से संरक्षण में क्या था कि आपको कारण बताना पड़ेगा। यहाँ पे निवारक नज़रबंदी के तहत आपको पुलिस को कारण बताने की आवश्यकता नहीं। बिना कारण बताए, बिना कोर्ट की इजाज़त के उस व्यक्ति को 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। तो ये हो गया निवारक निरोध से संरक्षण के प्रावधान। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम लोग निवारक निरोध के तहत जो कानून बनाने का जो निवारक निरोध होता है उससे संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार किस किस के पास है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं निवारक निरोध से संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार निवारक
निरोध से संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार किसके पास है, वो देख लेते हैं हम लोग, और इससे फिर देख लेंगे कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो निवारक निरोध से संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। राज्यों की विधानसभाएं प्लस और कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। तो जितने भी निवारक निरोध से संबंधित कानून है वे राज्यों की विधानसभाएं बना सकती हैं प्लस संसद बना सकती है। तो एक तरह से निवारक निरोध समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि इस जो भी विषय समवर्ती सूची में शामिल होंगे उन पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्यों की विधानसभाएं भी उस विषय के बारे में कानून बना सकती हैं। तो निवारक निरोध के सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, जिसके तहत संसद भी निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकती है और राज्य की विधानसभाएं भी निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकती हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पॉलिटी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के संबंध में एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कानून अभी तक निवारक निरोध के संबंध में संसद ने बनाए हैं। तो अब हम लोग उन कानूनों को देख लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो आर्टिकल 22 है, इससे इतने ढंग से आपको कहीं भी ये आर्टिकल समझाया नहीं जाएगा। आप लोग कोचिंग में जाएंगे बिल्कुल ऊपर ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। तो आपको जो लोग भी इस चैनल से जुड़े तो हम लोग उनको पूरा ढंग से पॉलिटी समझाएंगे, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपके एक एक डाउट दूर हो जाए, जिससे आप लोग अपने मेंस के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं कि निवारक निरोध से संबंधित कौन कौन से कानून अभी तक बनाए गए हैं। तो पहला कानून देखते हैं निवारक निरोध से, मीसा कानून। मीसा एक्ट 1971 में बनाया गया था। तो इस कानून के तहत क्या होता, इस कानून को हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से कानून अभी निवारक निरोध से संबंध में बनाए गए हैं। बस हम लोग को ये कानून की जानकारी होनी चाहिए और हम लोग को कुछ इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं। कानून के तहत क्या था, एक कहानी है, लालू जी को गिरफ्तार किया था, लालू प्रसाद यादव को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो जब लालू जी जेल में थे तो उस समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था। जब वो लालू जी जेल में थे तो लालू जी ने क्या किया कि इसी कानून के नाम पे, मीसा कानून के नाम पे अपनी बेटी का नाम क्या रख दिया, मीसा भारती। तो आपने उनकी बेटी का नाम भी सुना होगा, मीसा भारती कैसे नाम पड़ा, इस कानून के नाम पे उनकी बेटी का नाम मीसा भारती पड़ा। तो मीसा कानून 1971 में बनाया गया था और इससे ज़्यादा हम लोग को इस डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कानून कब बनाया गया, रासुका कानून। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पढ़ा होगा, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सभी आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये सभी कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, तो एक ये कानून हो गया। तीसरा क्या हो गया, टाडा कानून हो गया। टाडा कानून 1985 में बनाया गया था। इस कानून के तहत क्या होता है कि जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होता है उसे नज़रबंद करके उसे गिरफ्तार किया जाता है। संजय दत्त को इसी कानून के तहत 1993 में गिरफ्तार किया गया था। टाडा एक्ट 1985 के तहत संजय दत्त को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, टाडा 1985। तीसरा क्या हो गया, पोटा कानून। पोटा एक्ट 2002 में बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हम लोग ने 22 आर्टिकल में क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए नज़रबंद बना के रखा जा सकता है, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके लिए समय की अवधि को बढ़ा सकती है। तो इस कानून के तहत समय की अवधि को बढ़ाया गया था। पोटा कानून के तहत किसी व्यक्ति को 6 माह के लिए नज़रबंद किया जा सकता है या उसे बंदी बना के रखा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 22 पूरा कंप्लीट हो गया।
तो आप लोग को अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आगे हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 23 और 24 को बहुत अच्छी ढंग से कंप्लीट करेंगे। अब आगे जितने भी आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ईजी आर्टिकल हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग ने पढ़ लिए। अब जितने भी आने वाले आर्टिकल हैं बहुत ही ईजी आर्टिकल हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।